हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये भी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है। इसमें नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 4 विच इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चे पढ़ते नहीं हैं इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें भी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कुछ क्वेश्चंस है वो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और जो आपके एंट्रेंसेस है नीट वगैरह उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का एक ओवरव्यू हमने इस वीडियो में किया है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिल जाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हम सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ द सिंपली रेफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। पर WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बीइंग का मतलब होता है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। अब ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है, जो कि इंक्लूड करता है फिजिकल, इमोशनल एस्पेक्ट्स, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स। तो इन सब का जो एक टोटल वेलबींग जो है उसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में WHO ने कंसिडर किया गया। तो इसकी जो दिक्कतें हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई है। क्योंकि इंडिया पहला ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आया था वो फैमिली प्लानिंग का लेकर आया था, जो कि 1951 में शुरू हुआ था। और इंडिया कुछ ही चुनिंदा कंट्री में था जिन्होंने अपना एक्शन प्लान जो है वो स्टार्ट किया था। इसके अलावा जो अब है वो एक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया गया और ये रिव्यू होता रहता है टाइम टू टाइम। इसके अलावा क्या है कि जो स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी गई है, ताकि बच्चों को सेक्स रिलेटेड कोई भी मिसकंसेप्शन या मिथ्स ना रहें, उन्हें एक प्रॉपर एजुकेटेड जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूल में ही मिल पाए, ताकि वो एक जो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो आगे जाकर ठीक रहे। इसके अलावा जो होता है लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रोड्यूस करना, तो लोगों को एजुकेट करना कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो उसके समाज के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं, जैसे कि सेक्स एब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स है वो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है वो एमिनोसेंटेसिस जो एक प्रोसेस है उसके ऊपर बैन किया गया, क्योंकि एमिनोसेंटेसिस प्रोसेस में क्या है कि जो बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसके बारे में फीटल डेवलपमेंट में, मतलब कि बच्चा पैदा होने से पहले उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कर दिया जाता है। तो अगर पता चलता है कि अगर वो लड़की है तो जो फीमेल है वो उसे ख़त्म कर दिया जाता है, जिसे फीमेल फिटिसाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। इसके अलावा जो सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि पहले क्या होता था, जैसे जो डिलीवरीज होती थी वो घर पे ही कराई जाती थी, तो उसकी वजह से जो बच्चे की मौत होती थी और जो मदर्स की डेथ होने का जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन आजकल के जो मेडिकल है वो कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, तो जो डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल्स में कराई जाती है और बच्चा पैदा होने के बाद भी उसकी जो पोस्टनेटल केयर सर्विसेज है यानी कि इम्यूनाइजेशन वगैरह है वो अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है और जो स्ट्रेटजीज हैं वो गवर्नमेंट ने लागू करी हैं। इसके अलावा अब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है वो आता है सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है कि पॉपुलेशन का काफ़ी ज़्यादा बढ़ना। तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो अराउंड 2 बिलियन थी 1900 में, जो कि 2000 तक 6 बिलियन होगी। तो आप देख सकते हैं कि 4 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी। तो इंडिया भी जो पॉपुलेशन इंक्रीज में वो नहीं रहा, जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया है वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो उस वक्त हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, लेकिन मई 2000 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी थी। इसका एक जो रीज़न है वो ये भी है कि क्योंकि मेडिकल कंडीशंस बढ़ी है तो उसकी वजह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गया। इसके अलावा जो हमारी पॉपुलेशन है जब वो ग्रो करती है तो जो रिप्रोड्यूसिबल एज के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से भी हमारा जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने RCH प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन उसकी वजह से ग्रोथ रेट कम हुई है पर बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस मेजर्स करने पड़े।
तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था वो ये था कि जो फैमिलीज़ हैं उनको ये मोटिवेट करना कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करें, जो कि एक बहुत प्रॉपर स्लोगन है जो आप लोगों ने भी सुना होगा कि हम दो हमारे दो, यानी कि एक कपल सिर्फ 2 बच्चे पैदा करे, 2 से ज़्यादा बच्चे ना पैदा करे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन के ऊपर जो ग्रोथ रेट है वो उस पर कंट्रोल पाया जा सके। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को होने से बचाते हैं। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए? वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, वो जल्दी अवेलेबल हो जाना चाहिए, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और उसके जो इफ़ेक्ट है वो रिवर्सिबल भी होने चाहिए, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होने चाहिए। इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो जो पर्सन है उसकी सेक्सुअल ड्राइव, उसकी डिज़ायर और जो सेक्सुअल एक्ट होता है उसमें इंटरफेयर नहीं करने वाला होना चाहिए। तो बहुत से ज़्यादा ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, और इनको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। तो जो ये वाला जो पार्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी CRT के CBSE में CBSE एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेथड्स जो हैं उसके फर्स्ट जो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो होता है नेचुरल मेथड, then barrier, then intrauterine devices also known as the IUDs, oral contraceptives, उसके बाद इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, और लास्ट में होता है सर्जिकल मेथड्स। तो अब हम एक एक करके इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है कि इसमें जो मेन प्रिंसिपल होता है उसमें ये होता है कि जो ओवम और जो स्पर्म है उसकी मीटिंग को अवॉइड करना होता है, जिस यानी कि फर्टिलाइजेशन को होने से रोकना होता है। तो ये कैसे हो सकता है? एक तो होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस में, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, डे 10 से डे 17 के बीच में ओवुलेशन होता है, क्योंकि वो मिडल में होता है 14 डे में जैसे कि देखा गया था। तो जो टाइम वेरीज करता है और डे 10 से डे 17 में करता है। तो अगर इस दौरान अगर कपल सेक्स करने को अवॉइड करते हैं तो जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। जो इसमें अगला मेथड आता है वो आता है विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस मेथड। ये इस मेथड में क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेक्स क्या होता है, इंसेमिनेशन कब होता है जो कि फर्टिलाइजेशन को लीड करते हैं। तो इंसेमिनेशन वाला जो प्रोसेस है उसको रोक लिया जाता है, यानी कि सेक्स के दौरान जब पार्टनर इजेकुलेट करने वाला होता है मेल पार्टनर, तो वो अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से जो इंसेमिनेशन प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है, तो वो फर्टिलाइजेशन में लीड नहीं कर पाता है। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट मेथड आता है उसका एग्जांपल है वो है लैक्टेशनल एमनेरिया, यानी कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है और जब बच्चा छोटा होता है तो माँ जब उसे दूध पिला रही होती है तो लैक्टेशन पीरियड के दौरान ओवुलेशन नहीं होता है, तो उस दौरान भी सेक्स करने से जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होती है। लेकिन ये जो मेथड है ये सिर्फ 6 मंथ तक ही इफ़ेक्टिव होता है। इसके जो एडवांटेज होते हैं नेचुरल मेथड के वो होते हैं कि इसमें कोई मेडिसिन और डिवाइस यूज़ नहीं होता है, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि इसमें जो फेलियर के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो पीरियोडिक एब्सटिनेंस है, क्योंकि डे का कैलकुलेशन करना, और जो विड्रॉल अगर टाइम पे पेनिस वेजाइना से बाहर नहीं निकल पाया तो इस वजह से अगर इंसेमिनेशन हो जाता है तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में भी सेम प्रिंसिपल होता है कि जो ओवम और स्पर्म का उसमें फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है, पर इसमें हेल्प ली जाती है बैरियर की। तो एक जो बैरियर होता है उसका जो सबसे ईज़िली अवेलेबल है वो है कंडोम। ये एक थिन रबर या लेटेक्स से बना हुआ होता है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। मेल में पेनिस को कवर करता है और फीमेल में वेजाइना या सर्विक्स के एंट्री को करता है। लेकिन मार्केट में आपको मेल कंडोम ही ज़्यादा मिलेंगे, फीमेल कंडोम्स बहुत कम ही मिलते हैं। तो एक जो पॉपुलर कंडोम का जो ब्रांड है वो निरोध है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले जारी किया गया था। इसके अलावा बैरियर मेथड में अगर कंडोम यूज़ करने का एक और फ़ायदा होता है कि एक तो ये प्रेगनेंसी से बचाता है, इसके अलावा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है यानी कि एड्स वगैरह, उससे भी जो कंडोम का यूज़ है वो उसमें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो इसका एक फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो कंडोम होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, और यूज़र खुद ही उसे यूज़ करता है, तो ये प्राइवेसी भी देता है यूज़र को, ताकि दूसरे किसी को नहीं पता चले कि पर्सन ने यूज़र ने उसे कब यूज़ किया है। इसके अलावा कंडोम के अलावा जो होते हैं जो फीमेल के लिए ही आते हैं वो उसमें होते हैं डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स होते हैं। ये भी रबर के और लेटेक्स के बने होते हैं ये, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी सर्विस को कवर करते हैं।
तो ये सेक्स करने से पहले यानी कि कोइटस से पहले इसे यूज़ किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये रीयूजेबल होता है। जो कंडोम होता है वो सिंगल यूज़ होता है, बट जो डायफ्राम सर्वाइकल कैप्सूल बोर्ड्स होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं। और अगर इसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेलीज यूज़ की जाती है बैरियर के साथ, तो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट मेथड आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। जो ये डिवाइस होते हैं ये एक एक्सपर्ट नर्सेज या डॉक्टर के द्वारा ही यूट्रस में इम्प्लांट किए जाते हैं, डाले जाते हैं। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की हेल्प की ज़रूरत होती है। आईयूडीज़ होती हैं वो दो तरह से होते हैं, नॉन मेडिकेटेड और हार्मोनल। जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ होती है उसके एग्जांपल है लिपिज लूप और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ होती है, यानी कि कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। इसके अलावा जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ भी होती है, जैसे कि एग्जांपल है प्रोजेस्टेरेट और LNG-20। तो इनके एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में कि ये वाला एग्जांपल किसका है या फिर हार्मोन रिलीजिंग से रिलेटेड, तो ये नाम इसे याद कर लीजिए। तो जो आईयूडीज़ होती है वो उन काम कैसे करती हैं, तो वो क्या है कि जो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस है उसका रेट बढ़ा देती है यूट्रस के अंदर। और जो कॉपर आयन होते हैं वो कॉपर आयन क्या करते हैं, जो स्पर्म की मोटिलिटी रेट है उसको कम कर देते हैं और जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी स्पर्म की वो कम हो जाती है। और जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ होती है तो वो क्या करते हैं, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल कर देते हैं, क्योंकि उसमें एंडोमेट्रियम लेयर ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो उतनी बन नहीं पाती, और जो सर्विक्स होता है वो स्पर्म्स के लेकर हॉस्टाइल नहीं होता है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करती हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन को नहीं होने देती, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसके बाद जो आता है वो आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो ओरली लिए जाते हैं, जिसमें कि प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का जो है कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक टैबलेट की फॉर्म में होते हैं। तो ये पॉपुलरली पिल्स के नाम से मेडिकल स्टोर पे काफ़ी ईजिली अवेलेबल होते हैं। ये इनका रोल क्या होता है, ये ओवुलेशन को इनहिबिट कर देते हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो ये इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करते हैं और स्पर्म के एंट्री को भी रिटार्ड करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। जो पिल्स होती है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं बहुत कम होते हैं, तो फीमेल्स के द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है और ये एक असरदार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है सहेली, जो कि 1 से वीक पील है और इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट है, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये इंडिया द्वारा ही प्रोड्यूस की गई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स हैं। इसके बाद आते हैं इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स। तो इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स क्या होते हैं, वो भी प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन के अलोन या फिर कॉम्बिनेशन में होते हैं। ये भी फीमेल्स के द्वारा ही यूज़ किए जाते हैं। इसमें चाहे तो इंजेक्शन लिए जाते हैं या फिर स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इनका मोड बिल्कुल ओरल पिल की तरह ही होता है, बस इसमें ये होता है कि पिल से ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के को लेकर ये असरदार होते हैं। इसके अलावा कुछ एक जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर लिए जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, और इसका जो है अनवांटेड 72 करके मेडिकल स्टोर पे ये ड्रग काफ़ी ईजिली अवेलेबल होती है। ये उन प्रेगनेंसी को रोकने के होते हैं जो कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान हो जाती है, फिर रेप की वजह से अगर प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं तो उस कंडीशन में ही इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और जो लास्ट मेथड होता है वो होता है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड जो होता है उसे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं, और ये जब भी एडवाइस किया जाता है जब पार्टनर्स हैं वो उसके बाद दोबारा से अगर प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते हैं, तो ये टर्मिनल प्रोसेस होता है। इसके बाद प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं और ना के बराबर हो जाते हैं। तो सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या है, जो गैमेट का ट्रांसपोर्ट है और कंसेप्शन जो है वो रुक जाता है। तो उसके बाद जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है वो मेल में वेसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। तो वेसेक्टोमी में क्या होता है, जो वेस्ट डिफरेंस का जो स्मॉल पार्ट है उसे रिमूव कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं हो पाते और इंसेमिनेशन प्रोसेस नहीं हो पाता। और जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है फीमेल में उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है उसे रिमूव कर दिया जाता है, टाइड अप किया जाता है, तो उसकी वजह से जो ओवुलेशन है वो नहीं होता है।
ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव होती है जितने भी मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं उनके कंपैरिजन में, पर इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत ही पुअर है, यानी कि एक बार होने के बाद दोबारा प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी जो मेथड्स थे वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अगर जो कपल है वो दोबारा से पेरेंटहुड में जाना चाहता है तो वो अगर उनका यूज़ पिल्स का यूज़ करना बंद कर देता है या बैरियर मेथड या जैसे कि कंडोम नहीं यूज़ करता है तो दोबारा से प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन सर्जिकल मेथड में रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में होता है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी। तो कई बार क्या होता है कि इंटेंशनली और वॉलंटरी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, तो उसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो जो गवर्नमेंट ने है उसे 1971 में एमटीपी को लीगलाइज्ड कर दिया था, पर इसके साथ कुछ थे क्योंकि एमटीपी के कारण फीमेल फिटिसाइड के रेट काफ़ी बढ़ गए थे, एमनियोसेंटेसिस को इसलिए बैन कर दिया गया, तो इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल कर दिया एमटीपी के लिए। तो एमटीपी कुछ केसेस में काफ़ी एसेंशियल हो जाती है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी में क्या होता है जो फिटल डेवलपमेंट होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, तो उस एबनॉर्मल फिटल डेवलपमेंट के कारण जो फीमेल पार्टनर है उसमें यानी कि मदर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है और वो मदर के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, तो उस केस में एमटीपी कराई जाती है। जो एमटीपी है वो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वहाँ उस स्टेज तक वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ मानी जाती है, लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसके बाद जो एबॉर्शन होता है वो थोड़ा रिस्कियर होता है और फीमेल को थोड़ा उसमें जो खतरा है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वो आता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं तो वो डिजीज़ जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही फैलती हैं उन्हें हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और वेनरल डिजीज़ भी बोलते हैं, और इसके अलावा इन्हें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है। इनके एग्जांपल्स जो हैं वो गनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडियास, जेनिटल वाश, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो कि एड्स को लीड करता है। ये कुछ एग्जांपल हैं एसटीडीज़ के। इसमें हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस और एचआईवी के अलावा जो बाकी एसटीडीज़ है अगर इनका टाइम पे पता लग जाता है तो ये क्यूरेबल होती है और इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो सिम्टम्स होते हैं एसटीडीज़ के उसमें माइनर ईचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज या स्लाइट पेन या स्वेलिंग जेनिटल रीजन में, ये आमतौर पे देखी जाती है। जो फीमेल होती है इन्फेक्टेड एसटीडी से वो जो है वो एसिम्टोमेटिक होती है, यानी कि इसमें जो भी सिम्टम्स होते हैं वो नहीं दिखते, इसकी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक अनडिटेक्टेड रहती है। और अगर इनका एसटीडीज़ का टाइम पर इलाज नहीं कराया जाए तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, एबॉर्शन भी हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है और ये इनफर्टिलिटी तक भी कोज कर सकती है, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी इनकी वजह से हो सकता है। तो वो एसटीडीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो क्योंकि किसी भी हेल्दी सोसाइटी के लिए जो एसटीडी है वो एक मेजर थ्रेट है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इनका टाइम पे डिटेक्शन हो जाए, ताकि इसके लेकर गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम है उसमें इस पर ध्यान दिया गया है। तो इसका जो प्रिवेंशन है वो यूज़ हर एक इंडिविजुअल के अपने ही हाथों में होता है। तो उसमें जो हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें सबसे पहला है कि वी हैव टू अवॉइड द सेक्स विद द अननोन पार्टनर और द मल्टीपल पार्टनर। अगर हमें अपने पार्टनर की सेक्सुअल हिस्ट्री का नहीं पता है तो उसकी वजह से भी और अगर उसको किसी तरह की पहले से एसटीडी है तो वो दूसरे पार्टनर को भी लग सकती है। और सिमिलरली अगर एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ भी सेक्सुअली एक्टिव है तो किसी एक पार्टनर को अगर एसटीडी है तो वो दूसरे को भी उसमें फैला सकता है, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी अगर कोई भी करें या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कंडोम का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी से भी बचाने में हेल्पफुल है और एसटीडी से बचाने में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर फिर भी कुछ डाउट होता है और अगर आपको कुछ सिम्टम्स लगते हैं कि ये एसटीडीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं तो उसके लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं जहाँ पे कि जाके हम अपना अगर कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे जाके परामर्श ले सकते हैं डॉक्टर से।
जो लास्ट टॉपिक आता है इसमें वो आता है इनफर्टिलिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो कुछ कपल्स इनफर्टिलिटी को डिफाइन किया गया कि अगर कोई कपल अगर 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोएबिटेशन करता है, उसके बाद भी अगर जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती है, तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इसका जो रीज़न है वो काफ़ी सारे हैं। वो फिजिकल भी हो सकता है, कॉन्जेनेटल भी हो सकता है, किसी डिजीज़ की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, कोई ड्रग यूज़ करने से हो सकती है, ये इम्यूनोलॉजिकल भी होता है और साइकोलॉजिकल भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इंडिया में तकरीबन क्या है कि जो फीमेल है उसी को कपल में से सिर्फ फीमेल को ही काफ़ी बार ब्लेम किया जाता है इनफर्टिलिटी के लिए, पर ऐसा नहीं है, मेल पार्टनर में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट बनाई गई है, जैसे कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है जहाँ पे कि इनफर्टिलिटी की डायग्नोसिस होती है और अगर करेक्टिव ट्रीटमेंट है तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है जहाँ पे करेक्शन पॉसिबल नहीं होती है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है जिन्हें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं। तो जो ये अब आगे हम बात करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप एक बार गौर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में सबसे पहला आता है इन्वर्टिव फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, लेकिन जो कंडीशन होती है वो बॉडी के अंदर वाली ही सिमिलर कंडीशन बाहर में प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो सबसे एक वेल नोन एग्जांपल है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो एग है वो वाइफ से या किसी डोनर फीमेल से लिया जाता है, और जो स्पर्म है वो हस्बैंड या किसी डोनर मेल से कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद एग को फर्टिलाइज किया जाता है और जाइगोट जो है वो सिमुलेटेड कंडीशन में लैब में ही डेवलप किया जाता है। जो जाइगोट है जब वो उसके बाद उसे ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के अंदर, तो अगर वो 8 ब्लास्टोमेरियस तक स्टेज का है तो वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस प्रोसेस को कहेंगे जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। लेकिन अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेरियस से ज़्यादा का है तो वो फेलोपियन ट्यूब के बजाय यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है और इसे कहते हैं IUT यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। उसके बाद जो बाकी डेवलपमेंट होती है फिटस की वो यूट्रस के अंदर ही होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में लैब कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन किया गया था, पर इन विवो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवम है वो कलेक्ट कर लिया जाता है डोनर की फेलोपियन ट्यूब से, जिसे कहते हैं गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, और उसे जो दूसरी फीमेल है जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, बट उसका जो यूट्राइन है वो स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जो डेवलपमेंट है वो उस दूसरी फीमेल में होती है जिसने एग नहीं डेवलप किया होता है, लेकिन वो एक अच्छा सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो और मेथड है उसमें आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक टेक्निक है जिसमें कि अगर मेल पार्टनर के जो एबिलिटी है स्पर्म प्रोड्यूस करने की वो कम होती है या स्पर्म रेट कम होता है, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से इम्प्रूव कर लिया जाता है। इस टेक्निक के अलावा जो है जो सीमेन है वो इंट्रायूट्राइन भी इंसेमिनेशन किया जाता है, जो कि आर्टिफिशली प्रोड्यूस किया जाता है, मेल से कलेक्ट किया जाता है या किसी डोनर से, और वो फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं इनमें से बहुत सी टेक्निक जो है उसमें हाईली प्रिसीजन हैंडलिंग और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ होते हैं। तो ये जो टेक्निक है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े। इसके अलावा जो इंडिया में क्या है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बच्चे जैसे कि ऑर्फन होता है, तो अगर कोई कपल पेरेंटहुड की तरफ देख रहा होता है तो, और अगर वो इन टेक्निक्स के ऊपर नहीं पैसे खर्च कर पा रहा है तो वो एडॉप्शन भी जो है उसकी तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग लीगल एडॉप्शन को परमिट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।